सोचिए एक ऐसा स्विच जो संकट के समय एक पूरे देश के संघीय ढांचे को एक एकात्मक में बदल दे। भारतीय संविधान में एक ऐसा ही सुरक्षा ढाल या कहिए सेफ्टी वॉल्व मौजूद है। बिल्कुल। ये है संविधान का भाग 18 जो आपातकालीन प्रावधानों से जुड़ा है। अच्छा। इसे संविधान का शस्त्रागार भी कह सकते हैं, जिसमें राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार रखे हैं। तो चलिए आज इसी शस्त्रागार की गहराई में उतरते हैं। जी, हम अनुच्छेद 352 से 360 तक के प्रावधानों को समझेंगे। ये क्या है, इनका इस्तेमाल कब और कैसे हुआ, और सबसे जरूरी इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय हैं। हाँ। और हमारे स्तोत्रों में इसका कानूनी विश्लेषण तो है ही, साथ ही इनके आज के समय में उपयोग को लेकर एक बहुत ही मुखर और सच कहूं तो विवादास्पद नजरिया भी शामिल है। तो इस शस्त्रागार के सबसे बड़े हथियार से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल। ये तब लगता है जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से देश की सुरक्षा खतरे में हो। हाँ, और यहाँ सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन, इस शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये शब्द हमेशा से संविधान में नहीं था। मूल संविधान में इसकी जगह आंतरिक अशांति शब्द था। आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। जी। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। आंतरिक अशांति तो एक बहुत ही अस्पष्ट सा शब्द है। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार किसी भी बड़े जन आंदोलन या राजनीतिक विरोध को अशांति बताकर आपातकाल लगा सकती थी। बिल्कुल, और 1975 में इसका दुरुपयोग हुआ भी। अच्छा। इसी कड़वे अनुभव से सीखते हुए 1978 में 44वें संशोधन के जरिए आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो इसके पीछे सोच ये थी कि आपातकाल तभी लगे जब लोग सच में हथियार उठा लें। हाँ, जब वो देश की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हों, ना कि सिर्फ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हों। मतलब लोकतंत्र में असहमति की जगह को सुरक्षित रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम था। और इसे लागू करने की प्रक्रिया भी अब उतनी आसान नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब राष्ट्रपति इसे केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही घोषित कर सकते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से नहीं। और फिर घोषणा के 30 दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से मंजूरी लेना भी जरूरी है। और ये विशेष बहुमत कोई साधारण बहुमत तो नहीं होता। नहीं, हमारे स्रोतों में इसे साफ तौर पर समझाया गया है। इसका मतलब है सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और साथ ही सदन में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ये तो एक बहुत ऊंची संवैधानिक दीवार है जिसे पार करना होता है। सही कहा। और आपातकाल को 6 महीने से ज्यादा चलाना हो तो हर 6 महीने में फिर से इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब बात करते हैं इसके सबसे गंभीर असर की, जो नागरिकों के मूल अधिकारों पर पड़ता है। इसका बहुत गहरा असर होता है। जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 के तहत मिली आजादियां, जैसे बोलने की आजादी, शांति से इकट्ठा होने की, हाँ, कहीं भी आने जाने की, ये सब स्वतः निलंबित हो जाती हैं। लेकिन यहाँ भी 44 संशोधन ने एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच दिया है। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है। क्या है वो? अनुच्छेद 20 जो किसी अपराध में सजा को लेकर सुरक्षा देता है, और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जी, ये दोनों किसी भी हालत में किसी भी आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते। ये लोकतंत्र का अंतिम सुरक्षा कवच है, आप कह सकती हैं। 1975 के आपातकाल का सबसे बड़ा सबक यही था कि जीने का अधिकार हर हाल में सुरक्षित रहना चाहिए। हमारे स्रोतों में इसके 3 ऐतिहासिक उदाहरण भी हैं। 1962 का चीन युद्ध, 1971 का पाकिस्तान युद्ध और 1975 का सबसे विवादित आपातकाल। तो ये तो हुई राष्ट्रीय स्तर की बात। लेकिन क्या होता है जब खतरा किसी एक राज्य के भीतर हो या उसकी अपनी सरकार संविधान के हिसाब से काम न कर रही हो? यहाँ संविधान के शस्त्रागार का दूसरा और शायद सबसे विवादास्पद हथियार सामने आता है, अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन। हाँ, राष्ट्रपति शासन। बिल्कुल। और इसकी नींव रखी गई है अनुच्छेद 355 में। अच्छा, वो क्या कहता है? वो कहता है कि केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है कि वो हर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए, और ये भी देखे कि राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से चल रही है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि संवैधानिक व्यवस्था विफल हो गई है तो वो अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, राज्यपाल की रिपोर्ट पर या किसी और तरह से भी। और इसका मतलब होता है कि चुनी हुई राज्य सरकार बर्खास्त।
और विधानसभा या तो निलंबित या फिर भंग। और राज्य का पूरा शासन सीधे केंद्र के हाथ में। हाँ, राज्य की सारी कार्यकारी और विधायी शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं। इसका एक बहुत बड़ा व्यवहारिक असर ये भी होता होगा कि उस राज्य का बजट भी दिल्ली में पास होता है। बिल्कुल, आप सोच सकती हैं कि इस संघीय ढांचे पर कितना बड़ा प्रहार है। इसी वजह से इस अनुच्छेद का राजनीतिक कारणों से बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी हुआ है। हाँ, अक्सर सुनने में आता है कि केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया। कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन फिर इस दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायपालिका सामने आई। एसआर बुम्मई केस। जी, एसआर बुम्मई बनाम भारत संघ 1994। ये केस एक ऐतिहासिक मोड़ था। इस फैसले ने क्या बदला? इसने राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर एक मजबूत लगाम लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बहुत अहम बातें कहीं। जैसे कि पहली, राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। अदालतें ये जांच सकती हैं कि इसे लगाने के पीछे जो कारण है वो सही है या नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आज भी राजनीति में गूंजती है कि बहुमत का परीक्षण राजभवन के बंद कमरों में नहीं होगा, बल्कि विधानसभा के पटल पर होगा। हाँ, फ्लोर टेस्ट ही एकमात्र तरीका है ये तय करने का कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। तो मुंबई केस ने साफ कर दिया कि अनुच्छेद 356 एक डेड लेटर की तरह है। बिल्कुल, एक मृत अक्षर की तरह, जिसका इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के तौर पर ही किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आपातकाल देख लिए। अब एक तीसरे तरह के आपातकाल की बात करते हैं जो आज तक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल। हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसकी मौजूदगी ही बहुत कुछ कहती है। इसे आर्थिक परमाणु विकल्प कहा जा सकता है। अच्छा। ये तब लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति को लगे कि भारत या उसकी किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को गंभीर खतरा है। लेकिन हमारे स्रोतों में ये सवाल उठाया गया है कि आखिर आज तक इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी? 1991 में जब देश इतने बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब भी इसे लागू नहीं किया गया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि इसे लागू करने का मतलब होगा दुनिया भर में ये मानना कि भारत की आर्थिक व्यवस्था ढहने की कगार पर है। इससे देश की साख को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल। और दूसरा, इसके परिणाम बहुत कठोर होते हैं। कितने कठोर? अगर ये लागू हो जाए तो असल में होगा क्या? देखिए, इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों के सभी वित्तीय मामलों पर पूरा नियंत्रण कर सकती है। मतलब राज्य अपने बजट भी खुद नहीं बना पाएंगे? केंद्र उन्हें निर्देश दे सकता है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। जजों के भी? जी, जजों के भी। राज्य विधानसभा से पास हुए सभी धन विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रखे जा सकते हैं। एक तरह से देश की पूरी आर्थिक संप्रभुता केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। हाँ, तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है जिसे शायद इसीलिए हमेशा रिजर्व में रखा गया है, ताकि सिर्फ इसकी मौजूदगी का डर ही सरकारों को वित्तीय अनुशासन में रखे। आप ऐसा कह सकते हैं। ये संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दिखाता है। हमने इन प्रावधानों के कानूनी ढांचे और इतिहास को तो समझ लिया, लेकिन आज के राजनीतिक माहौल में इन्हें कैसे देखा जा रहा है? हमारे स्रोतों में एक नजरिया ऐसा भी है जो इन शक्तियों को एक पूरी तरह से अलग और सच कहूं तो विवादास्पद रोशनी में देखता है। जी। और यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि हम केवल उस स्रोत में दी गई जानकारी को श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये शो का दृष्टिकोण नहीं है। हाँ, तो ये स्रोत अनुच्छेद 355 की एक बहुत ही व्यापक व्याख्या करता है। अनुच्छेद 355 जो केंद्र को आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपता है। जी। स्रोत का तर्क है कि आज आंतरिक अशांति का मतलब सिर्फ दंगे या हिंसा नहीं है। तो फिर क्या है? स्रोत का दावा है कि देश में लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद और जनसंख्या जिहाद जैसी गतिविधियां चल रही हैं। अच्छा। स्रोत के अनुसार ये सब विदेशी शक्तियों द्वारा प्रायोजित एक तरह का मतलब साइलेंट वॉर या आंतरिक अशांति है। और स्रोत इस तर्क को आपातकाल से कैसे जोड़ता है? वो एक बहुत तीखा सवाल पूछता है। स्रोत कहता है कि अगर 1975 में एक प्रधानमंत्री अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लगा सकता है, तो आज राष्ट्र बचाने और सनातन धर्म को बचाने के लिए आपातकाल क्यों नहीं लगाया जा सकता? तो इस स्रोत का सुझाव बहुत सीधा है। उनका मानना है कि भारत में अनुच्छेद 352 के तहत 1 या 2 साल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा देना चाहिए। और इस दौरान क्या किया जाए? इस दौरान बड़े और जरूरी सुधार किए जाएं, जिन्हें सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लागू करना मुश्किल होता है। जैसे पुलिस, न्यायिक
और शिक्षा व्यवस्था में सुधार, समान नागरिक संहिता लागू करना और जनसंख्या नियंत्रण पर एक सख्त कानून बनाना। मतलब स्रोत का मानना है कि आपातकाल का इस्तेमाल इन सुधारों को बिना किसी राजनीतिक विरोध के एक शॉक थेरेपी के तौर पर किया जाना चाहिए। हाँ, ये दृष्टिकोण आपातकालीन प्रावधानों को संकट से निपटने के एक रक्षात्मक उपकरण के बजाय राष्ट्र को एक खास दिशा में बदलने के लिए एक आक्रामक उपकरण के रूप में देखता है। ये संविधान की मूल भावना से तो बहुत अलग व्याख्या है। जी, और इन प्रावधानों के ऐतिहासिक संदर्भ से भी। तो आज के इस चर्चा से ये साफ है कि संविधान का भाग 18 एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ यह देश को गंभीर संकटों से बचाने के लिए एक संवैधानिक कवच है, बिल्कुल, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन इसका इतिहास, खासकर 1975 का आपातकाल, हमें यह भी सिखाता है कि इन शक्तियों का संतुलन कितना नाजुक है। हाँ, अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो ये कवच लोकतंत्र के लिए ही खतरा बन सकता है। और इसीलिए 44वें संशोधन और SR बम्बई जैसे न्यायिक फैसलों ने महत्वपूर्ण अवरोधक बनाए हैं। जी, जो कार्यपालिका की शक्तियों पर लगाम लगाते हैं। संविधान संकट के समय खुद को बचाने के लिए अपने ही कुछ लोकतांत्रिक हिस्सों को निलंबित करने का प्रावधान देता है। ये अपने आप में एक विरोधाभास है और ये हमारे लिए गहरा सवाल छोड़ जाता है। आज के दौर में जब खतरे पारंपरिक युद्धों से बदलकर आंतरिक, वैचारिक और डिजिटल हो गए हैं, एक लोकतंत्र ये कैसे तय करे कि संकट इतना गंभीर कब हो गया है कि वो अपने सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक संवैधानिक हथियार का इस्तेमाल करे। और ये कैसे सुनिश्चित करें कि इस हथियार का इस्तेमाल राष्ट्र की रक्षा के लिए हो रहा है या फिर लोकतंत्र को ही बदलने के लिए?